तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आर्या पाठशाला के हमारे इस बेहतरीन सी फैमिली में। मैं हूं आपका प्रेम भैया और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 9th का साइंस, जिसका चैप्टर नंबर 5 है ये, और ये लेक्चर नंबर 9 है। चैप्टर का नाम है बेटा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बेटा है क्या, आज हम इसकी बात करेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा अच्छे से देखेंगे। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, चलो मैं आपको कुछ बता दूं कि क्या है ये माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, हमारे हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। हर यूकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, वो सेल ऑर्गेनल का एक पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हमारे हर एक सेल में प्रेजेंट होता है। बेटा इसको देखो, इसका अभी जो मैं नाम लिखने जा रहा हूं उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसका काम क्या है। इसे हम बोलते हैं बेटा पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। ये सेल का जनरेटर है, समझे कि नहीं? जो चलता है तो बिजली उत्पन्न होती है। अरे नहीं समझे का? नहीं समझे होंगे, समझिए। ये बेटा वो मशीन है, जैसे आरबीआई के पास पैसा छापने वाला मशीन होता है ना, वो मशीन है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये छाप के निकालता है पैसा, करेंसी। उसका नाम होता है बेटा एटीपी। समझे कि नहीं? आप उस पैसा का यूज करके बहुत काम करते हो। उसी तरीके से हमारा बॉडी उस जो ये पैसा छाप के निकालते हैं जिसका नाम है एटीपी। देखो बेटा ये क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल इसको बोलते हैं। और इसका काम क्या है बेटा? ये एक मशीन है जिसके अंदर एनर्जी का जनरेशन होता है। समझे कि नहीं? जैसे तुम्हारी आरबीआई पैसा छापती है उसी तरीके से ये मशीन है, ये एनर्जी का जनरेशन करती है, एटीपी बनाती है। समझे कि नहीं? और वो एटीपी का आपका बॉडी यूज करता है और अलग अलग काम करता है। जैसे तुम्हारा दिल दिन रात धड़कते रहता है, जैसे तुम दौड़ पाते हो, तुम भाग पाते हो, तुम चल पाते हो, तुम बोल पाते हो, तुम्हारा दिमाग किसी के लिए प्लानिंग कर पाता है, ये सब एनर्जी का यूज करते हैं बेटा। और अगर ये एटीपी जनरेट ना हो तो बेटा हमारे और तुम्हारे जैसा ऑर्गेनिज्म कभी जीवित ही नहीं रह पाएगा और वो कोलैप्स कर जाएगा। अरे क्या समझे? अरे क्या समझे? तो भैया आप हमको एक बात बताइए कि अगर ऑर्गेनिज्म बिना माइटोकॉन्ड्रिया के नहीं जी पाएगा तो प्रोकैरियोटिक के पास तो कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो ये कैसे जीता है? आप ही तो बताए थे इसके पास कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है। क्वेश्चन ये बेटा जिसके मन में सवाल आया खुद से ताली अपने लिए बजा लो, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ, इनके पास कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बेटा? एब्सेंट। तो ये कैसे? हाउ दे जनरेट एनर्जी? ये क्या करता है बेटा? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम हम आपको बताते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं अगर होता है किसी भी सेल के अंदर तो वो 2 एटीपी बना पाता है। समझिए, अगर माइटोकॉन्ड्रिया किसके पास प्रेजेंट है तो वो 36 एटीपी बना पाता है। तो आप माइटोकॉन्ड्रिया का कॉन्सेप्ट समझिए। ऐसा नहीं है जैसे जो बैक्टीरिया है वो एक ही सेल का है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो वो कम है, उसका काम भी कम है, उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स न उसका स्ट्रक्चर है, न बनावट है, न उसके पास काम है। काफी सिंपल ऑर्गेनिज्म है, तो आराम से वो अपना काम निकाल ले जाता है बिना माइटोकॉन्ड्रिया के। कम एनर्जी जनरेट करता है, 2 एनर्जी जनरेट होता है, इसी से अपना काम निकाल लेता है। लेकिन हमारे तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं होता है, समझे कि नहीं? हम तुम बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है भाई। किसी को काम दिया गया है सांस लेने का, किसी को बोला गया है कि चलो भाई तुम धड़को और पूरा बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कराओ, किसी को बोला गया है चलो भाई तुम पूरा ब्लड छानने का काम करो। तो हर एक बॉडी पार्ट का हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और इसको अलग अलग काम दिया गया है, समझे कि नहीं? तो बिना माइटोकॉन्ड्रिया का काम चलेगा ही नहीं, इसीलिए हमारे अंदर दिया गया है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है कि होता है क्या? नहीं भैया, एब्सेंट होता है, आप पहले बता चुके हो। चलो समझो, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हमने क्या बोला बेटा? इट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं बेटा? पावर हाउस ऑफ सेल। चलिए थोड़ा देख लेते हैं कि इनका नाक नक्शा कैसा होता है, बनावट कैसा होता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरीके के होते हैं। ये हो गया इनका आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गया बेटा इनका इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है उसमें छेद छेद प्रेजेंट होता है, वो पोरस होता है। तो ये होते हैं बेटा आउटर मेम्ब्रेन। ये कैसा है? आउटर मेम्ब्रेन। और ये पोरस स्ट्रक्चर होता है। पोरस का मतलब इसके पास छेद होता है, बाहर से कुछ आएगा जाएगा तो आराम से आदान प्रदान हो पाएगा। ये होता है बेटा इनर मेम्ब्रेन। ये कौन है? इनर मेम्ब्रेन। इनर दिख रहा है क्या? ये कलर विजुअल नहीं है, कहा हो भैया? तो कहा करिए,
सर जी इसका कलर विजिबल नहीं है। इनर मेम्ब्रेन, समझो समझो, थोड़ा डार्क कर दे क्या, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन का काम क्या है जरा देखिए, कलर विजिबल नहीं है ये भी, कोई लाइट जाएगा, चलिए ये विजिबल है। तो ये क्या है बेटा, ये है तुम्हारा इनर मेम्ब्रेन, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो इसके पास कितने मेम्ब्रेन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, 2 मेम्ब्रेन। सब लिखते जाइए और नोट्स को अपने हाथ से बनाइए, समझिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास कितने मेम्ब्रेन होते हैं, 2 मेम्ब्रेन। बाहरी मेम्ब्रेन बेटा आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होते हैं इन नेचर में और इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होते हैं। कैसे होते हैं, फोल्डेड होते हैं। अब समझिए अभी तक हमने क्या जाना भैया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, बाहरी मेम्ब्रेन पोरस इन नेचर होता है, उनके पास छेद प्रेजेंट होता है, छिद्र होता है, छोटा छोटा पोर होता है जिसके थ्रू कोई सामान बाहर जाएगा अंदर आएगा साइटोप्लाज्म से, समझे कि नहीं। और 2 इनर मेम्ब्रेन होता है बेटा जो फोल्डेड होता है। कैसा होता है, फोल्डेड होता है। फोल्ड क्या करता है, फोल्ड इंक्रीज, पूरे बॉडी में अगर किसी सेल के पास फोल्ड प्रेजेंट है तो याद रखना वो इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया को, इंक्रीज सरफेस एरिया। भैया ये समझ में नहीं आया कि कैसे इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, समझिए ये 2 मीटर का एक दीवार, एक मेम्ब्रेन, कितने मीटर का, 2 मीटर का, और ये मैंने एक 10 मीटर का मेम्ब्रेन बना दिया। इसको मैंने सीधा ही छोड़ा, ये 2 मीटर है ही, ठीक है। बट देखो इस 10 मीटर को हम ऐसे ला सकते हैं, समझिए इस 10 मीटर के मेम्ब्रेन को है तो इसका लेंथ कितना हो गया, 2 मीटर हो गया है, साइज उतना ही छोटा सा कर दिए। लेकिन ध्यान देना कि ये 10 मीटर के मेम्ब्रेन को फोल्ड किया गया है, फोल्ड करके इसको यहां डाल दिया गया है। तो समझिए कि ये 10 मीटर इसका सरफेस एरिया है। इसका सरफेस एरिया कितना है, सरफेस एरिया मान लीजिए है 2 मीटर स्क्वायर, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, बस फोल्ड करने के कारण 10 मीटर स्क्वायर। समझो कितना गुना बढ़ जाता है, 10 क्या ये 100 भी हो सकता है, 2 को 100 बनाया जा सकता है, इतना छोटा छोटा फोल्ड किया जा सकता है। तो अब आपको समझ में आया कि फोल्ड क्यों इसके पास प्रेजेंट है। फोल्ड क्या करता है, इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया को। क्या कोई दिक्कत है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। और बताइए इसके अंदर क्या पड़े, 2 मेम्ब्रेन होता है, 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, एक तो आउटर दूसरा इनर। बाहरी मेम्ब्रेन पोरस होता है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होते हैं। फोल्ड क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को फॉर व्हाट, फॉर एटीपी जेनरेटिंग केमिकल रिएक्शन के लिए, केमिकल रिएक्शन। बेटा जो भी है ना इस रिएक्शन को पूरा पूरा लिखिए, आप अभी बच्चे हैं छोटे से तो बदमाशी नहीं। चलिए क्या होता है बेटा कि इसी मेम्ब्रेन पे, ये जो आप इनर मेम्ब्रेन को देख रहे हो, इस बहुत इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है और यही रिएक्शन के बाद एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी ही बेटा वो एनर्जी का मतलब फॉर्म है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, भाग पाते हो, दौड़ पाते हो, या आपका हार्ट बीट पंप कर पाता है। हार्ट क्या करता है, पंप करवाता है, समझे कि नहीं। ये सब क्यों हो रहा है, इसी एटीपी का यूज करके। यही एटीपी एनर्जी का फॉर्म है, इसी का आपका सेल यूज करता है, बस इतना समझिए। इस एटीपी को बेटा हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। पहले जानिए, इसको हटाओ, इसको नोट कर लीजिए, पहले अच्छे से नोट करो, हम इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक है ना। हो गया नोट, चलिए हटाइए। सरफेस एरिया समझ गए थे ना क्या होता है, समझिए। अब समझो एटीपी क्या है भैया। एटीपी आपने बताया कि इनर फोल्ड जो है, जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है, तो इनर मेम्ब्रेन के पास क्या होता है, फोल्ड हो जाता है मेम्ब्रेन। आपने देखा ये फोल्ड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है क्या, सरफेस एरिया को, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। सरफेस एरिया इसलिए बढ़ाया जाता है क्योंकि इस मेम्ब्रेन पे केमिकल रिएक्शन हो और ये रिएक्शन से एटीपी बने। क्या बने बेटा, एटीपी। और वही एटीपी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसको हिंदी में साफ साफ लिख लो कि इसी का यूज करके पूरे बॉडी में एनर्जी का यूज किया जाता है और क्या किया जाता है, पूरा काम किया जा रहा है। और एटीपी को हम बेटा क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी है, करेंसी ऑफ
सेल है। अरे इसके बिना, ये वो पैसा है जिससे तुम काम करते हो, उसी तरीके से ये एनर्जी करेंसी है, किसके लिए? हर एक सेल के लिए। बिना इसके कोई भी काम तुम्हारे बॉडी में संभव नहीं है, चाहे वो कोई नया केमिकल कंपाउंड बनाना हो या तुमको किसी को एक झापड़ मारना हो। अगर एटीपी जनरेट नहीं हुआ तो तुम वो काम नहीं कर पाओगे। अरे समझेगा नहीं भैया, ठीक है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, बताइए बताइए, कौन जानता है? बताओ कमेंट बॉक्स में। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद कर लीजिए। अगले क्लास में स्ट्रक्चर बताया जाएगा, 11th में, 9th 10th में नहीं, 11th में, ठीक है। तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं। एटीपी का यूज आप कहां करते हो? यूज टू मेक केमिकल कंपाउंड। किस में यूज होता है? न्यू केमिकल कंपाउंड। क्या होता है बेटा? न्यू केमिकल कंपाउंड। एंड व्हाट बताइए? मैकेनिकल वर्क। तुमको लड़ाई झगड़ा में यही हेल्प करेगा। बिना एटीपी के कुछ नहीं हो पाएगा, बिना एटीपी के तुम्हारा हार्ट भी पंप नहीं हो पाएगा, तुम दौड़ भाग नहीं पाओगे, तुम बोंदू बन के रह जाओगे। अरे क्या समझे? समझेगा नहीं? तो चलिए थोड़ा स्मार्ट बनिए, और स्मार्ट बनने के लिए आपको एटीपी का जरूरी पड़ेगा, क्योंकि दिमाग जो आप चलाइएगा तो उसमें कौन लगेगा? एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करेगा एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया वो मशीन है जिसके अंदर कौन जनरेट होता है? एटीपी, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। याद हो गया ना? ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसका बाहरी मेम्ब्रेन देखिए कैसा है, ये है आपका बाहरी मेम्ब्रेन, और इसका इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है, याद रखो। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से आता है। चलिए देखते हैं कि सब कुछ पढ़ लिए कि कुछ बचा भी रह गया। पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से आता है आउटर पोरस, इनर फोल्डेड होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। कितना मेम्ब्रेन होता है बेटा? डबल मेम्ब्रेन। एक एक वर्ड आपके दिमाग में होना चाहिए। जी भैया जी, सब आप पढ़ा दिए, सब याद है हमको, कोई दिक्कत नहीं है। फोल्ड क्या करता है? इंक्रीज करता है बेटा सरफेस एरिया पूरे बॉडी में बेटा, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, जहां जहां भी फोल्ड होगा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन, जिससे क्या होता है? एटीपी जनरेट होता है। एडिनो एटीपी नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सब पढ़ा तो दिए हो भैया, क्या रिपीट करा रहे हो? एटीपी आप यूज करते हो कि नया केमिकल कंपाउंड बनाने में, न्यू केमिकल कंपाउंड एंड मैकेनिकल वर्क के अंदर। कोई दिक्कत है? माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, यहां स्टार लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारे बॉडी में ना बेटा माइटोकॉन्ड्रिया और एक और ऑर्गेनल है प्लांट के अंदर, जिसका नाम है प्लास्टिड। इन दोनों को छोड़ के ऐसा कोई नहीं है। तुम्हारे सेल के पास क्या था? डीएनए था, सेंटर में प्रेजेंट था। बाकी ऐसा कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है बेटा जिसके पास क्या है? डीएनए होता है। जिसके पास क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। बट एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया जिसके पास अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है। ये आधा से ज्यादा खुद पे डिपेंड है। इसको जो मेन न्यूक्लियस के पास डीएनए है उस पर ज्यादा डिपेंडेंसी दिखाने की जरूरत नहीं होती है। इसको बहुत तेजी से एनर्जी जनरेट करना है, तो जब तक वहां से एंजाइम आएगा तो दिक्कत होगा इसको, इसलिए अपना एंजाइम खुद बना लेता है। कहता है फटाफट हम अपना रिएक्शन करेंगे और एनर्जी जनरेट करेंगे, जिससे हमारा जो बॉडी है, जो हमारा जो सेल है वो प्रॉपर क्या करेगा? फंक्शन कर पाएगा। क्या कोई दिक्कत है? इसके पास ये एबिलिटी है। और जिसके पास डीएनए होगा और राइबोसोम प्रेजेंट होगा, जिसके पास डीएनए होगा वो अपना खुद पे कंट्रोल कर पाएगा। डीएनए से क्या करता है? आपके पूरे सेल को, आपका न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और कहीं ना कहीं राइबोसोम है बेटा, तो राइबोसोम जहां भी प्रेजेंट होता है वो क्या बनाता है? प्रोटीन। तो इनके पास ये एबिलिटी है कि ये अपना प्रोटीन बना सके, और ये स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स होते हैं। ये स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इनको कहा जाता है, ठीक है ना। ये सेमी ऑटोनोमस, मतलब आधा अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। क्या कोई दिक्कत है बेटा? यहां तक अगर सब कुछ समझ गए हैं तो इनसे रिलेटेड आपका सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए बिना वक्त बर्बाद किए हुए आप इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना, और इसको सॉल्व करिए। एक सेकेंड, बस एक मैसेज आया है, मैं उससे देख लूं। आप तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है ना। ठीक है, चलो देखो। माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन। ट्रू है कि फॉल्स है बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया के पास कितने मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं? 2 मेम्ब्रेन होते हैं भैया। ये गलत है, गलत है, फॉल्स। 2 मेम्ब्रेन। कितना होता है? 2 मेम्ब्रेन। आउटर पोरस होता है और इनर फोल्डेड होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन है फोल्डिंग प्रेजेंट, फॉल्स।
इनर मेम्ब्रेन के पास फोल्डिंग होता है। फोल्ड क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को। ट्रू। इनर मेम्ब्रेन हैव फोल्डिंग प्रेजेंट, अंदर के मेम्ब्रेन के पास फोल्डिंग प्रेजेंट होता है। ट्रू है बेटा, इनर आउटर के पास पोर्स प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। ट्रू है बेटा। क्या कोई दिक्कत है आपको इसमें, क्या कोई दिक्कत है? चलो एक और क्वेश्चन बनाइए, हम आपको दे रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनोमस इन नेचर। बताओ ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ। ट्रू है बेटा। क्या है? ट्रू है, इसको याद रखिए। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बेटा? सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस, इसको सही से लिखो भाई। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बेटा? इसको याद कर लीजिएगा, सेमी ऑटोनोमस। लिख ही लो, मैंने तो सब बता ही दिया है। बिकॉज वाई इट इज कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस? बिकॉज हैव देयर ऑन, ये आधा से ज्यादा खुद पे डिपेंड है, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। कुछ एंजाइम इसके पास तो न्यूक्लियस के कंस्ट्रक्शन, न्यूक्लियस जो ऑर्डर देता है राइबोसोम को बनाने के लिए, तो कुछ जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका बनाता है वहां से आ जाता है, और कुछ ही अपना खुद बना लेते हैं, इसीलिए इनको सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। बिकॉज इनको क्यों सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं? बिकॉज इनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम है, एंड राइबोसोम प्रेजेंट। कोई दिक्कत है बेटा? यहीं पे आपका ये लेक्चर समाप्त होता है। बने रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और हम वादा करते हैं आपको कि जो हम कंटेंट दे रहे हैं वो आपको वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं। आपसे सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम प्लास्टिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए, नोट्स को खुद से बनाते रहिए।